9वीं कक्षा के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले दूसरे लेक्चर में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना कि हमने यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया था और इनके बीच में अंतर भी हमने स्पष्ट कर दिया था। आज के लेक्चर का हमारा मुख्य टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, अर्थात कि पदार्थ की जो 3 अवस्थाएं अभी तक हमने पढ़ी है, ठोस, द्रव और गैस, ये एक दूसरे में किस तरह से बदल सकती है। तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें ये अवस्था जो है एक दूसरे में चेंज हो सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन जो होता है उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास बर्फ है, ठीक है, क्या है, बर्फ। और इस बर्फ को हम थोड़ी देर धूप में रख दें या फिर थोड़ा सा इसको गर्म कर दें। अगर इस बर्फ को आप गर्म कर देते हो तो गर्म करने पर ये क्या किस में बदल जाएगी, पानी में बदल जाएगी, ठीक। और पानी को भी अगर आप गर्म कर दोगे, गर्म करते रहोगे, धीरे धीरे सारा पानी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, भाप में चेंज हो जाएगा, ठीक, यानी वाष्प में चेंज हो जाएगा। ओके। और यदि मान लीजिए कि किसी बर्तन में पानी है, उसको आप गर्म कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपने कोई ओवन लगा रखा है, कोई नीचे गैस चूल्हा वगैरह कुछ भी है जिसे आप गर्म कर रहे हो, और इसकी जो भाप बन रही है उसको अगर आप किसी तरीके से इकट्ठा कर लेते हो और उसको ठंडा कर देते हो, ठीक, ठंडा करने पर आप देखोगे कि ये वाष्प वापस फिर पानी में बदल जाते हैं। कि अगर भाप को अगर आप ठंडा कर दोगे किस में बदल जाएगा, पानी में। पानी को आप फ्रिज में रख दीजिए, किस में चेंज हो जाएगा, बर्फ में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि बर्फ का रूप कैसा है। बर्फ आपको पता है कि पानी का ठोस रूप है, ठीक, और पानी जो है वो द्रव है और भाप या वाष्प जो है वो गैस है। तो यहाँ से हम ये देख पा रहे हैं कि जो एक पदार्थ पानी हमने लिया उसका ठोस रूप जो है वो द्रव में चेंज हो गया। ठोस अवस्था जो है द्रव अवस्था में चेंज हो सकती है, द्रव है वो गैस में चेंज हो सकती है, गैस वापस द्रव में चेंज हो सकती है, द्रव वापस ठोस में चेंज हो सकता है। तो इस तरह से पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज होना ही क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन जो है वो किस वजह से होता है, इसके मुख्य रूप से 2 कारण हैं। एक तो जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा कि बर्फ पानी में कैसे बदली, जब इसको गर्म किया तब बदली, यानी गर्म करने से क्या हुआ, इसका तापमान में परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन, ठीक। तो एक कारण तो इसका ये है। दूसरा जो है, अगर आप दबाव में भी परिवर्तन कर देते हो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एलपीजी है, एलपीजी जो घरों में हम गैस जलाते हैं, इसको जब सिलेंडर आधा या जब खत्म होने वाला हो ना तो इसको हिला के देखना आप, वो गैस नहीं होती, वैसे कहने में तो गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी अब ये जो है वेपर्स के रूप में नहीं होती। जब आप सिलेंडर को हिला के देखोगे ना आपको लिक्विड महसूस होगा उसमें, क्योंकि एलपीजी क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक। लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, लिक्विड मीन्स होता है द्रव, लिक्विफाइड का मतलब है जिसको द्रव बनाया जाए, ठीक, ऐसी गैस होती है। तो वास्तव में क्या होता है कि जो हमारा गैस का सिलेंडर जो होता है ना, इसमें जो गैस हम भरते हैं वो हाई प्रेशर से भरते हैं, यानी उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है। दबाव बढ़ने पर क्या होता है कि जो एलपीजी जो होती है, यानी उस गैस जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो ये जस्ट एक मैंने एग्जांपल दिया था, इसके बारे में हम डिटेल से भी मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि पदार्थ की अवस्थाओं, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जो है एक तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है, दूसरा जो है दबाव में परिवर्तन, दबाव में परिवर्तन की वजह से भी पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं कि तापमान में परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान में
परिवर्तन। अब देखिए कि ऐसा क्या हुआ कि आपने बर्फ को गर्म किया, बर्फ को गर्म किया, इसका तापमान बढ़ाया, तो ये पानी क्यों बन गया? ऐसा तापमान ने बढ़ाने पर इसके अंदर क्या परिवर्तन हो गया ऐसा कि बर्फ पानी में बदल गई? तो वास्तव में जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि कोई भी पदार्थ हो वो किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक। और इनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। एक ऐसा बल होता है जो इनको आपस में बांध के रखता है, ठीक। तो अब इनमें गतिज ऊर्जा भी होती है, यानी थोड़ा मोटा गति भी करते हैं कण, ठीक। अब ठोस अवस्था में गति कम होती है, इसलिए गतिज ऊर्जा कम होती है। लेकिन जैसे आप इसका ताप बढ़ाओगे, जैसे इसका आप तापमान बढ़ाओगे, तो इन कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और ये कंपन करना शुरू कर देंगे, ठीक। तापमान बढ़ने से क्या इनमें ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा आएगी तो क्या है, कंपन करना शुरू करेंगे और इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे हम ऊष्मा देते जाएंगे वैसे वैसे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कंपन काफी तेज हो जाएगा और इनके अणुओं में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि जो इनके बीच का जो आकर्षण बल है ना, इसको पार कर लेगी ऊर्जा, ठीक। अगर ये आकर्षण बल टूट गया या इस आकर्षण बल को उस ऊर्जा ने पार कर दिया तो ये सारे कण क्या है, स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे। और स्वतंत्र रूप से गति करने पर क्या है, ठोस पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज, यानी बर्फ जो है वो पानी में चेंज हो जाएगी। और यही पानी के साथ होता है। मान लीजिए ये पानी के कण हैं, थोड़े से दूर हो गए, इसको फिर आपने इसका तापमान बढ़ा दिया, फिर इसके कणों की कंपन जो है वो तेज हो जाएगी, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और फिर कणों के अंदर इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि अब जो आकर्षण बल है वो भी पार हो जाएगा और पानी जो है वो वाष्प में चेंज हो जाएगा, ठीक। कण काफी दूर दूर स्वतंत्र रूप से जो है गति करने लग जाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक बात तो समझ में आ गई कि जब किसी ठोस का हम तापमान बढ़ाते हैं तो वो द्रव में चेंज हो जाता है। और अगर हम एक बार दाब की बात ना करें, यानी दबाव जो है वो कांस्टेंट रखें, यानी वायुमंडलीय दबाव के बराबर रखें, वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो, दबाव किसके बराबर हो, वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो। ऐसी स्थिति में जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है वो तापमान जो है उस ठोस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। एक बार फिर से कि वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है वह तापमान क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अगर हम बर्फ के लिए गलनांक की बात करें तो 273.16 केल्विन होता है, जो कि 0.01 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ठीक। तो इस तापमान पर गैस जो है वो द्रव में बदलनी शुरू हो जाती है। और इसको जनरली जो है 273.16 की बजाय जो है कई बार 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन ही ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सही जो वैल्यू है वो यही है, ठीक है। आपने ये याद रखना है। अब यहां से हम एक चीज और देखते हैं कि इसी वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर द्रव जो है वो गैस में बदल जाता है, द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, वो उस वस्तु का क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो यहां पर आपने परिभाषा बहुत अच्छी ढंग से लिखनी है कि वायुमंडलीय दबाव पर जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदल जाता है वह तापमान जो है क्या कहलाता है, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। जैसे अगर हम पानी के लिए क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है पानी का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है।
अगर हम पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है, भाप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो मैंने नोट्स में लिख रखा है। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो पॉज करके स्क्रीन से नोट कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने आपको लिंक दे रखा है, वो उस लिंक से आप जा करके मेरे ब्लॉग पर जा करके नोट्स आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे मोबाइल ऐप से नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल ऐप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके 9th क्लास की टैब में जा करके साइंस में जो है आप फर्स्ट चैप्टर में डाउनलोड नोट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको PDF डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो जो चीज़ मैंने समझाई है यहाँ पर वही सब कुछ मैंने आसान भाषा में लिखा है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। जैसे तापमान में परिवर्तन से जो है क्या होता है कि ठोस के तापमान बढ़ाने पर उसके कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं, और उसमें जो ऊर्जा देती है वो क्या करते हैं, आकर्षण बल को पार कर लेती है। या हम ये कहें कि उसमें ने जो कणों को ऊर्जा दी है उसकी वजह से वो आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और वो अपने स्थान को छोड़ करके स्वतंत्र गति करने लग जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जो है ठोस पिघल करके किस में बदल जाता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, कि जिस तापमान पर यानी वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल करके द्रव बनता है वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। और बर्फ का गलनांक जो 273.16 केल्विन, केल्विन भी जो है एक तापमान मापने की इकाई है। ठीक, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में मैं आपको अभी इसी लेक्चर के लास्ट में चेंज करना सिखाऊंगा, और उसी पर आधारित हमारे जो NCERT बुक के कुछ प्रश्न हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो अभी देखिए आगे अपने इसकी लेक्चर की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए मैं बीच में ये नहीं समझा रहा हूँ। ठीक, अब देखिए इसी तरह से मैंने आपको क्वथनांक के बारे में बताया कि वायुमंडलीय दबाव पर वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है या द्रव जो है गैसीय अवस्था में बदलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। और जल का क्वथनांक जो कितना 373 केल्विन है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बात आएगी तो मैं बता देता हूँ कि जब डिग्री सेल्सियस को अगर आपने बदलना हो केल्विन में तो डिग्री सेल्सियस में 273.16 जोड़ दीजिए, केल्विन में बदल जाएगा। ठीक, लेकिन मोटा मोटा जो है इसमें हम 273 ही जोड़ते हैं। अगर बिल्कुल एक्यूरेट लेना हो तो 273.16 जोड़ो, वह टेम्परेचर जो है केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस तो 100 के अंदर 273.16 अगर मैं जोड़ूंगा तो 373.16 केल्विन में बदल जाएगा। ये जो डिग्री सेल्सियस है इसमें इतना जोड़ते ही किसमें चेंज हो जाएगा, केल्विन में। और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो उसमें से 273.16 घटा दीजिए, बस सिंपल सा हिसाब है। ठीक, तो अब देखिए इसके बाद जो है मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना। अब देखिए कि जब ठोस द्रव अवस्था में बदलता है तो यहाँ की एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर कुछ बर्फ है, क्या है, बर्फ है, और इस बर्फ के अंदर जैसे मैंने थर्मोमीटर डाल के देखा तो थर्मोमीटर ने इसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस बताया। कितना बताया, 0 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ कि तापमान थर्मोमीटर ने कितना बताया, 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने इसको थोड़ी सी उष्मा दी। ठीक, क्या दी, थोड़ी सी उष्मा दी। उष्मा देने पर ये बर्फ किस में बदल गई, पानी में बदल गई। ये सारी की सारी बर्फ किस में बदल गई, पानी में बदल गई। अब भी मैंने जब इसमें थर्मोमीटर डाल के देखा ना तो अब भी इसका तापमान कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। ठीक, तो अब जो मैंने उष्मा दी वो कहाँ चली गई भाई, सोचने वाली बात है कि अब देखो कि मैं एक एक्सपेरिमेंट की बात बता रहा हूँ कि मैंने कोई प्रयोग किया जिसमें मेरे पास कुछ बर्फ थी। उस बर्फ का जैसे टेम्परेचर शुरू में मापा मैंने थर्मोमीटर डाल के तो 0 डिग्री सेल्सियस था। अब उसको वो उष्मा दी तो वो बर्फ सारी की सारी पिघल गई और पानी में बदल गई। फिर भी उस पानी का टेम्परेचर देखा तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस था।
तो ये उष्मा कहाँ गई? वास्तव में ये आपको पता ही है कि जो बर्फ के कण हैं उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल होता है। ठीक, तो ये उष्मा जो है उस आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग हो गई। तो सारी की सारी उष्मा तो इसको तोड़ने में लग गई, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये अगर आकर्षण बल टूट गया तो कण तो दूर दूर हो जाएंगे, द्रव में तो बदल जाएगा। ठीक, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि यदि 1 किलोग्राम हमारे पास कोई ठोस है, 1 किलोग्राम हमारे पास कोई ठोस है, तो उसको उतने ही द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, वो उष्मा जो है वो क्या कहलाती है? संगलन की गुप्त उष्मा कहलाती है। ठीक, गुप्त का मतलब होता है कोई चीज छुपी हुई। संगलन की गुप्त उष्मा, संगलन की गुप्त उष्मा, हीट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब था छुपा हुआ होना, गुप्त। फ्यूजन मतलब पिघलना कोई भी चीज। ठीक है, जैसे बर्फ पिघल करके पानी बन गई। तो यहां से आपको पूछा जा सकता है कि संगलन की गुप्त उष्मा क्या होती है, कि 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की जरूरत पड़ती है, ठीक, उस उष्मा को हम क्या कहते हैं? संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। तो अब देखिए कि यहां पर हमने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी है हमारे पास, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास बर्फ भी है और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पानी भी है। तो यहां से देखिए कि टेम्परेचर तो दोनों का बराबर है, लेकिन अगर हम उष्मा को कंपेयर करें, अगर ऊर्जा को कंपेयर करें, तो बर्फ के कणों की ऊर्जा जो है वो कम है और पानी के कणों की ऊर्जा ज्यादा है। क्योंकि जो उष्मा आपने दी है, उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वो इसके अंदर निहित हो जाती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी है, तो पानी के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी। पानी के कणों की ऊर्जा बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होगी, ऊर्जा से अधिक होगी। समझ गई बात को? तो यहाँ देखिए आपको संगलन की गुप्त उष्मा की परिभाषा दी गई है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने पर, गलनांक पर का मतलब है कि उसका जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है वह उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए, टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसकी संगलन की गुप्त उष्मा उसको कहते हैं। अभी हमने देखा कि 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर तथा उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता पड़ती है वो कहलाती है संगलन की गुप्त उष्मा। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, फिर इसको हमने थोड़ी सी उष्मा और दी, उष्मा और देने पर ये क्या बन गया? 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप बन गई इसकी। ठीक, अब इस पानी का और इस भाप का, यानी यहाँ पर भी हमने कितना लिया? 1 किलोग्राम पानी लिया, कंडीशन वही रखी उसकी वायुमंडलीय दबाव पर और उसके क्वथनांक पर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है, आपको पता ही है। तो यहाँ देखिए कि 1 किलोग्राम पानी को हमने कुछ उष्मा दी, तो देखिए टेम्परेचर फिर भी नहीं बदला। अब इसका उत्तर आप आसानी से दे देंगे कि ये उष्मा कहाँ गई? ये पानी के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में खर्च हो गई। ठीक, और जिसकी वजह से कण क्या हो गए? दूर दूर हो गए और पानी जो है वो द्रव अवस्था से गैस अवस्था में आ गया। तो अब देखिए ये जो उष्मा हमने दी, कहाँ पर दी? 100 डिग्री सेल्सियस यानी क्वथनांक पर। तो
किसी द्रव पदार्थ के क्वथनांक पर, वायुमंडलीय दबाव पर 1 किलोग्राम द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है, उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, अब एक बात और सोचने वाली है, क्या हर एक पदार्थ जो ठोस अवस्था में है उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या द्रव में आता है, सीधा गैस में भी बदल सकता है? तो देखिए, मैं आपको कुछ ऐसे पदार्थ बताता हूँ कि जिसको अगर आप गर्म करोगे तो वो द्रव बनेगा ही नहीं, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ है, जैसे आपने कपूर का नाम सुना होगा। ठीक है, कपूर जो आप पूजा पाठ वगैरह में यूज करते हैं, इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ सी आती है ऐसी। ठीक, और उसको जब आप हवन वगैरह में इसको यूज करते हैं कि पंडित जी इसको आग लगा करके हवन के अंदर रखते हैं, जिससे जो है अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ये कपूर क्या होता है कि जैसे आप इसको गर्म करोगे ना तो सीधा वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो वैसे इसका एक्सपेरिमेंट तो मत करना, क्योंकि ये कई बार उछल जाता है और खतरनाक भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर वो सीधा ठोस अवस्था से गैस में बदल जाए बिना द्रव में परिवर्तित हुए, तो ऐसी प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, उद्रवपातन कहलाती है। ठीक, तो इसको आप यहाँ नोट्स में से देख भी सकते हैं कि ये ऐसी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, उद्रवपातन। कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्रवपातन कहते हैं। तो इसके लिए नीचे एक मैंने एक्सपेरिमेंट दिया है, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, कि आपने क्या करना है कि एक प्याली के अंदर जो है चीनी मिट्टी की प्याली में अमोनियम क्लोराइड या थोड़ा सा कपूर लेना है, फिर इसको गर्म करना है, इसके ऊपर एक उल्टी की रख करके रुई का कपड़ा रख देना है। फिर हम देखेंगे कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सीधा पहले तो वाष्प बन जाएगा, फिर वाष्प यहाँ जम करके फिर इसका ठोस बन जाता है। तो ये आप अपने टीचर की गाइडेंस में अपने साइंस लैब में छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दबाव के प्रभाव से जो है पदार्थ की अवस्था में जो है परिवर्तन किस तरह से आता है।